प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स धारा विद्युत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किरचॉफ के नियम का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस संबंध में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर ये वीडियो सभी से हट कर की है। हम आज के वीडियो में आपको किरचॉफ का नियम इस प्रकार समझाएंगे कि आपको चुटकियों में ये नियम याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और इस नियम पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन ही जाएंगे। और यदि ये नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो वो भी आपसे अच्छे से निगमित करते बन जाएगा। तो चलिए किरचॉफ का नियम के बारे में अपन जानते हैं। अब सरल विद्युत परिपथ और जटिल विद्युत परिपथ का पहले अर्थ जान जाएं। सरल विद्युत परिपथ यानी जिसमें समझ लीजिए कि एक बैटरी हो गई है ना, ये बैटरी या सेल कह सकते हैं, वैसे सेल है ये, और यहाँ पर समझ लीजिए कि एक प्रतिरोध हो गया, या प्रतिरोध यानी लोड बल्ब वगैरह कुछ भी हो गया, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, तो ये सरल विद्युत परिपथ हो गया, क्योंकि इसमें बस एक ही सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है और एक ही प्रतिरोध है, ठीक है। लेकिन जब विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक बैटरी या सेल हों और बहुत सारे प्रतिरोध हों, तो ऐसे परिपथ को जटिल विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। इनका अध्ययन ओम के नियम से, ओम का नियम यानी V बराबर I/R से इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन ओम के नियम से नहीं किया जा सकता। उनका अध्ययन करने के लिए, जटिल विद्युत परिपथों का अध्ययन करने हेतु किरचॉफ ने दो नियम दिए, ठीक है ना, जिन्हें ही किरचॉफ का नियम कहते हैं। प्रथम नियम, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अभी इसके कथन पर चर्चा नहीं करेंगे। नियम जानने के पहले आपको हम कुछ परिभाषिक शब्द समझा दें पहले, तो आप नियम अपने आप कर लेंगे। देखिए, पहला नियम अगर हम कहें सांकेतिक भाषा में, अगर आपको याद करना है तो सिग्मा I = 0, पहला नियम। अब दूसरा नियम कहें किरचॉफ का दूसरा नियम, तो वो कहलाता है सिग्मा E बराबर सिग्मा I/R, ये दूसरा नियम है। अब समझिए बात को, यदि धैर्य से समझेंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, सिग्मा का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ठीक है ना। सिग्मा का क्या मतलब होता है? बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे अगर हम संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 3 धन 2 धन 5 बराबर आपने कह दिया 10, तो ये योग कहला गया, ठीक है ना। अब अगर कोई संख्या है, वो चिन्ह इनके अलग अलग हैं। जैसे हम कहें कि 5 में जोड़ना है ऋण 3 को जोड़ना है, तो ऐसे करके जोड़ेंगे, यानी चिन्ह सहित जोड़ना, चिन्ह सहित किसी संख्या या किन्हीं पदों को जोड़ना बीजगणितीय योग कहलाता है। चिन्ह सहित जोड़ना बीजगणितीय योग कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखें पहला नियम, अब आपको समझ में आ जाएगा। सिग्मा काय के सामने लगा हुआ है, सिग्मा काय के सामने लगा हुआ है I के सामने। अब I क्या है? धारा है ना। I क्या है? धारा है। तो धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, पहला नियम। अब कहाँ पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर, ये पहले कंडीशन हो गई, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अभी इसका डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। पहला नियम हुआ अभी ये भी। अब धारा कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है, कब धारा धनात्मक होती है और कब ऋणात्मक होती है, ये भी आपको बता देंगे। जब धारा संधि की ओर आ रही हो, ठीक है, संधि की ओर आ रही हो, जैसे जॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, ये धारा यहाँ से ये आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, और ये संधि है यहाँ पर। अब ये धारा यहाँ से ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, एक अलग से बना दिए यहाँ पर, यहाँ से 2 तार आई, यहाँ से एक अलग जा रही है।
तो संधि अगर इनका नामांकन कर दें तो I1 I2 I3 I4 ऐसे करके नामांकन कुछ भी कर सकते हैं, I5, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहें संधि ये है तो संधि की ओर आने वाली धारा यानी I1 और I2 ये धनात्मक होंगी और I3 दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है, I5 भी दूर जा रही है, तो ये क्या होंगी, ऋणात्मक। तो इस नियम के अनुसार आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3, देखिए प्लस लगाए, प्लस I3 पर I3 दूर जा रही है, हमने कहा बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित लेना है तो ऋण लगा करके लिखना होगा I3, ठीक है। फिर प्लस, क्योंकि योग तो करना है बीजगणितीय योग, फिर I4 दूर जा रही है माइनस I4, ठीक है। फिर I5 प्लस करके लिखेंगे, लेकिन ये दूर जा रही है इसलिए माइनस I5 इक्वल टू 0। ये पहला नियम हुआ, ठीक है ना, पहला नियम हुआ। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि मतलब विद्युत परिपथ के किसी भी भाग पर आवेश का संचय नहीं होता, जितना ही आवेश आया उतना ही संधि से दूर चला गया। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव में आता है पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा नियम समझेंगे वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, तो आप पहले नियम का ये जो कथन हो गया, कथन को आपने ऐसा लिखा, इसका डायग्राम ऐसे बनाया और जो अभी हमने बातें समझाई थी उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखेंगे तब पूरे नंबर मिलते हैं। ध्यान रखिए, पहले नियम को करंट का नियम, धारा का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये नोट करके, ये भी नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपने लिखा, माना किसी संधि स्थल O पर, है ना, आने वाली जितनी भी धारा है कौन कौन सी हैं, I1 I2 I3 I4, है ना, संधि स्थल पर मिलने वाली धाराएं, मिलने वाली धाराएं, ये भी संधि पर मिली है, ये भी मिली है, ये भी संधि पर मिली ही है ना, यहाँ पर ज्वाइंट है सबका, है ना। अब इसमें से अपन ने बता दिया कि कौन संधि की ओर आ रही है, तो संधि की ओर I1 और I2 संधि की ओर आ रही है, ठीक है। और I3 I4 I5 ये 3 4 5 ये कहाँ संधि से दूर जाती हैं। तो एक चिन्ह पर पाटी ली जाती है, मानी जाती है कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक मानी जाती है। ये सब ऋणात्मक, ये सब धनात्मक होंगी। अब चूंकि बीजगणितीय योग लगाना है तो अपन को योग तो करना है, लेकिन चिन्ह सहित योग करना ही बीजगणितीय योग कहलाता है, ठीक है ना। तो ये पहला नियम हो गया। अब अपन जल्दी से समझ लेते हैं दूसरा नियम। अब देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित इसलिए होता है क्योंकि जितनी ऊर्जा बैटरी से मिलती है उतनी ही ऊर्जा परिपथ के विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। यानी ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। और डिटेल में अभी अपन जानेंगे। अभी मुख्य बात आप जान जाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसका कथन थोड़ी सा समझ लेते हैं। कथन ये पहले पढ़ने के पहले आपको ये सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रखना है। सूत्र से, क्योंकि सांकेतिक भाषा यूज होती है फिजिक्स में, है ना, इतना सारा याद करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र से नियम बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ, सिग्मा E। अब E का मतलब हुआ विद्युत वाहक बल, और सिग्मा का मतलब अभी हमने बताया था बीजगणितीय योग। तो किसका बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। इतना मतलब हुआ ना इसका। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सिग्मा काय के आगे लगा हुआ है I इंटू R, यानी I यानी धारा, R यानी संगत प्रतिरोध। तो दोनों के बीच में क्या है, देखिए बीच में इंटू है, दोनों के बीच में क्या है, देखिए इंटू है। इंटू यानी गुणनफल, यानी धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका समझे पहले। धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, और ये दोनों को बराबर कह देना है। अब पूरी लाइन फिर से पढ़ें कि पहले तो कंडीशन बोल देना है कि किसी भी विद्युत परिपथ के बंध जाल में,
क्योंकि यहाँ पर तो लगता ही है नियम जटिल परिपथ को हल करने के लिए, है ना। तो किसी भी, पहले ये बोल देना कंडीशन, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में उपस्थित, पहले इसके बारे में बोले, उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विभिन्न भाग में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हो गया, इसको आप समझे और इसको समझ करके लिख दें, वही तो कथन बन जाएगा कि विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसके आधार पर ये कथन लिखना है, रट करके नहीं लिखना है, समझ करके लिखना है। अब बार बार बात आ रही थी बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग यानी कब धनात्मक कब ऋणात्मक ये पता होना चाहिए, यानी विद्युत वाहक बल कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। तो जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, ये देखिए सेल का प्रतीक होता है, जो छोटी प्लेट बनाई जाती है वो ऋण होती है, जो बड़ी प्लेट बनाई जाती है वो धन होती है। तो जब हम सेल के अंदर ऋण से धन की ओर, सेल के अंदर ऋण से धन की ओर चलेंगे तो ई को क्या मानेंगे धनात्मक। और जैसे अब यहाँ से चलें ऐसा करके राउंड अगर ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ से जब ऐसे चलेंगे तो धन से ऋण की ओर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इसको ई को क्या मानेंगे ऋणात्मक। ठीक है ना, आई बात समझ में? फिर से बता दूं, कंफ्यूज नहीं हो, जब सेल के अंदर ऋण से धन की ओर ऐसा चल रहे हैं तो इसको धनात्मक लेना है, इसके विपरीत ऋणात्मक लेना है। ये आपको पता चला ये कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा। अभी जब डायग्राम का अपन समझेंगे ना, वर्णन करेंगे, तब और क्लियर होगा। अब ये जानिए कि आई और आर का गुणनफल कब धनात्मक होगा, है ना। तो जब सिंपल है, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो आई और आर का गुणनफल धनात्मक होगा। धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा परिपथ में प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे प्लस सिरा ये है ना, ये, और माइनस सिरा कहाँ ये है, देखिए मैं बताऊं, ये बैटरी बना दिए, ठीक है, ये बैटरी बना दी, ये परिपथ बन गया, ये परिपथ बन गया। अब हम कहें इसमें धारा कहाँ बहेगी, तो धारा में जो चिन्ह परिपाटी मान्य की जाती है वो प्लस सिरा ये है, तो कहा जाता है कि प्लस सिरा से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी और जाएगी कहाँ पर माइनस सिरा में, तो धारा की ये दिशा मानी जाती है ना। सेल के बाहर धारा की दिशा ये मानी जाती है। तो अब यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि यदि हम धारा की दिशा में चलेंगे तो आई और आर का गुणनफल धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसके अपोजिट बात आएगी तो ऋणात्मक होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ी अपन देखते हैं, तो इतना आप तो नोट कर लिए। अब हम इसके परिपथ जो लिए ना ए बी सी डी, इस भाग में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है ना। यानी बंद वक्र ए बी सी डी और ए पूरा राउंड लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं बंद पास या बंद जाल भी कह सकते हो इसको, बंद पास ए बी सी डी ए, यानी बंद करना है ना अपन को, तो ऐसे चले ऐसे चले ऐसे, अभी खुला, ये देखिए अब हुआ बंद, तो ए से जहाँ से चलना शुरू करना है वहीं पहुँचना है, ठीक है। पहली बात ये रखना है, अपन ए से चलना शुरू कर रहे हैं तो ए पर ही घूम करके पहुँचेंगे, ऐसा राउंड लगा रहे हैं। तो बंद पास ए बी सी डी में, चलिए ए से चलना शुरू करते हैं। इसको आप बिल्कुल समझ कर कि याद कर रटे नहीं, ए से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं भाई ऐसे, कहाँ पहुँचे बी पर। यहाँ कुछ लगा है क्या इसमें, कुछ भी नहीं लगा, तो चलिए कुछ भी नहीं लगा, आगे बढ़ते हैं। अब बी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो बी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो मिल गया E2 मिल गया। अब E2 धन होगा कि ऋण होगा आप बताइए। हम ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसे, तो E2 क्या माने हम धन की ऋण, मतलब सेल में कैसे पहुंच रहे हैं, सेल के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं, यहाँ देखिए धन से ऋण की ओर पहुंचेंगे, पार करेंगे तो ऐसे धन से ऋण की ओर, तो धन से ऋण की ओर पहुंचेंगे तो इसको क्या मानेंगे ऋणात्मक मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया ना जब ऋण से धन की ओर होता तब अपन धनात्मक मानते ना, ऐसा अपन पहुंच रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे ऋणात्मक मानेंगे। यानी E2 काय में रहेगा, E2 क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा। हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है ना।
आई बात समझ में। ए से चलना शुरू करे, हमको रास्ते में E2 मिल गया, तो E2 क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, क्योंकि अपन धन से ऋण पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर और आगे क्या मिल गया, R2 मिल गया, प्रतिरोध R2 मिल गया। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है, I2 है, यानी हमको मिल गया I2 और R2, तो इनका गुणनफल यानी ये, अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक ये आपको बताना है। तो धारा की दिशा कैसी होगी, देखिए यहाँ पर धारा की दिशा ऐसी है, धारा की दिशा ऐसी है, धारा की दिशा ऐसी है कि नहीं, ऐसी, इस डायरेक्शन में ना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, धारा ऐसी बहेगी, है ना, ऐसे। तो ये धारा की दिशा में अपन नहीं चल रहे हैं, धारा की दिशा के अपोजिट चल रहे हैं ना, अपन ऐसा चल रहे हैं, धारा की दिशा ऐसी है, तो यानी धारा के अपोजिट है, तो ये भी ऋणात्मक होगा, यानी I2 R2 भी ऋणात्मक होगा। हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ पहुंच गए। अब C से D में तो कुछ नहीं है आपके पास, चलिए D पर पहुंच गए। अब D से चलना शुरू कर रहे हैं, तो क्या मिल गया अपन को रास्ते में, R1 मिल गया, क्या मिल गया, R1 मिल गया, ठीक है ना, R1 मिल गया। अब इसमें बहने वाली संगत धारा क्या कहलाई, I1, है ना, I1 इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम कैसे चल रहे हैं, देखिए ऐसे करके यहाँ ऐसे पहुँचे, फिर ऐसे करके ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसा राउंड लगा रहे हैं। तो ये धारा की दिशा में देखें, धारा की दिशा कैसी है, ऐसी है ना, धारा की दिशा ये ऐसी, तो हम धारा की दिशा में ही पहुँच रहे हैं ना। तो I और R1, I इसमें कितनी धारा बह रही है, I1, तो I1 और R1 का गुणनफल क्या होगा, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो हमको क्या मिल रहा है, E1 मिल रहा है, E1। तो E1 में हम प्रवेश कर रहे हैं ऋण से धन की ओर, तो ऋण से धन की ओर प्रवेश करते सेल के अंदर, तो उसको विद्युत वाहक बल को धनात्मक मानते हैं, तो E1 को हम धनात्मक लेंगे। तो E1 है हमारे पास धनात्मक, ये इतना मैटर हमें मिल गया, आई बात समझ में। तो अब हमारे पास E1 धनात्मक और E2 ऋणात्मक, और ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये चीज़ें मिली। तो नियम क्या कहता है कि इनका बीजगणितीय योग और इनका बीजगणितीय योग बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बीजगणितीय योग में, ये लिखें, पहले प्लस वाला लिख दें, फिर इसको लिख दें, यानी यहाँ पर कैसे लिख देंगे, यहाँ पर E1 प्लस में था ना, तो यहाँ लिखेंगे E1 प्लस, फिर E2 माइनस में था, तो E2 माइनस बराबर, ठीक है ना, और यहाँ ये वाला प्लस में था, तो प्लस वाला पहले लिख दें I1 R1, फिर ये माइनस का था, तो माइनस I2 R2, ये हो गया भाई, क्लियर, ओके। अब अपन देखते हैं दूसरा जो बचा हुआ है ये वाले में, ठीक है, इसमें भी लगाते हैं, देखिए ट्राई करें। अब देखिए, अब बंद पास कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी, जहाँ चलना हो। तो हम B से चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से B से, ठीक है, ऐसा चलेंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो चलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, B से पहुँचे E में, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो B से पहुँचे E में, तो यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, चलिए यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ मिल गया अपन को R3 मिल गया, ठीक है, प्रतिरोध वाले मान इस साइड लिखेंगे, क्या मिल गया, R3 मिल गया। अब यहाँ धारा, कौन कौन सी धारा बह रही हैं, देखिए यहाँ पर ये जो धारा आ रही थी ना, ये I2, यहाँ से I2 धारा भी आ रही थी, और यहाँ से I1 धारा भी आ रही थी, ये तो दोनों धारा एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, I1 भी ऐसे आ रही है, I2 भी ऐसे आ रही है यहाँ पर। तो इन धाराओं का योग हो जाएगा, है ना, ये। अगर यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ पर ये लाइन सीधी ले जाए, तो ऐसे करके I1 यहाँ भी आ रही है और I2 भी यहाँ आ रही है, दोनों की डायरेक्शन एक सी है, तो इसलिए दोनों धारा जुड़ जाएंगी। तो R3 पर कितनी धारा बह रही है, I1 प्लस I2 धारा बह रही है। तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल ये, और हम चल रहे हैं धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, क्योंकि धारा ऐसे ही बहेगी, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये काय में लिया जाएगा, धनात्मक, है ना। आई बात समझ में, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। अब इस भाग पर तो कुछ नहीं लगा हुआ है। अब चलते हैं भाई हम C से B में, तो रास्ते में मिला R2 मिला, तो R2 में जो धारा प्रवाहित हो रही है
वो कौन सी धारा है, I2। तो R2 और I2 ये, ठीक है ना। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, आप थोड़ी सोचें। अपन ऐसे चलते आ रहे हैं ना, ऐसे, तो ये देखें ये धारा की दिशा में है क्या, हाँ ये भी धारा की दिशा में है ना, ये भी धारा की दिशा में है, क्योंकि धारा कैसे प्रवाहित हो रही, ऐसे, और हम भी चले आ रहे हैं ये, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, ठीक है। अब बात आई बैटरी, तो बैटरी में देखें हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ऋण से धन की ओर। तो ऋण से धन की ओर पहुँचेंगे तो वो भी धनात्मक होगी ना। ये लिखा ना, जब सेल के अंदर हम ऋण से धन की ओर चलते हैं तो धनात्मक होगा। तो ऋण से धन की ओर चलते हैं तो E मिला ना, E2, ये भी धनात्मक होगा। बाकी तो कुछ है ही नहीं इस परिपथ में, तो बस एक साइड आपका ये रहेगा, दूसरी साइड ये रहेगा। तो इसको आपको अच्छे से व्यवस्थित करके लिख देना है। देखिए E वाले पद इस साइड, IR वाले पद इस साइड, तो E2, ठीक है ना, E2 बराबर, यहाँ पर देखें क्या 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 मिल रहा था अपने पास, IR। तो I का मान कितना हुआ था यहाँ पर I का मान हुआ था I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों धारा यहाँ पर जुड़ गई थी, I1 प्लस I2। और संगत प्रतिरोध कितना, R3, ये, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस, क्योंकि ये वाला भी प्लस आ गया था ना, अपन ने देखा। तो यहाँ पर धारा कितनी बह रही है, यहाँ पर I2, और संगत प्रतिरोध कितना है, R2। ये हो गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम ये प्रतिरोधों के मान ज्ञात हों तो I1 और I2 के मान हल करके ज्ञात कर सकते हैं। यही किरचॉफ का नियम है सेकेंड। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा इस बैटरी से यहाँ पर मिल रही होगी, इस बैटरी से मिल रही होगी, उसका व्यय यहाँ पर और यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों बैटरी से जितनी ऊर्जा मिली है उनका व्यय यहाँ, यहाँ और यहाँ हो गया। तो ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थी इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, ये धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ करके नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। और हाँ, इसके पहले के यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरे वीडियो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पर, फिजिक्स की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उस पर पूरे वीडियो हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अलग भी हमने वहीं पर वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट को अवश्य देखिएगा। परीक्षा की तैयारी करने में आपको बहुत सुविधा जाएगी। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, जिससे सभी विद्यार्थी घर पे ही फ्री में निःशुल्क कोचिंग का लाभ ले सकें। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।